और अपना नजरिया, अपना आउटलुक मार्केट्स पर शेयर कर रहे थे। तो अब चलिए टेक्निकल एक्सपर्ट्स को भी शो में जोड़ लेते हैं। हमारे साथ राजेश पालवे हैं। राजेश, गुड आफ्टरनून। आज मार्केट ने एक शार्प पुल बैक दिखाया और हर डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट थी, क्योंकि रशिया और यूक्रेन के बीच की बातचीत को लेकर बाजार ने पुल बैक मॉर्निंग में अटेम्प्ट किया और आज सस्टेन रखा है इस मोमेंटम को। लेकिन क्या लग रहा है आपको, ओवरनाइट ये रिस्क रहेगा या आपको लग रहा है कि रैली दिखेगी, कुछ क्रूशल हर्डल्स पास हो गई हैं? क्या होगा आपका निफ्टी पर व्यू? या गुड आफ्टरनून प्रियंका जी। देखिए वॉलेटिलिटी तो रहेगी और ये कह पाना मुश्किल है कि ओवरनाइट किस तरीके से मार्केट में जो डेवलपमेंट होंगे उसके बेसिस पे मार्केट जरूर रिएक्शन करेगा। और हमने पिछले कुछ दिनों में मार्केट का रिएक्शन भी देखा है कि न्यूज पे काफी बड़ा रिएक्शन हम मार्केट में दोनों डायरेक्शन में देखने को मिल रहे हैं। तो हमें लगता है कि जिस तरीके से पुल बैक बना है 16,600 के आसपास निफ्टी ट्रेड कर रहा है, 16,600 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, तो कहीं ना कहीं निफ्टी में जरूर एक स्ट्रेंथ बनते हुए दिख रही है। और निफ्टी का सेटअप को देख के लगता है कि अगर ये 16,600 के ऊपर ही सस्टेन रहता है तो पॉसिबिलिटी कि एक अप मूव यहाँ से कंटिन्यू होते हुए दिख सकता है। हालांकि 16,900 के आसपास काफी बड़ा हर्डल बना हुआ है जो कि 200 डे मूविंग एवरेज है। तो हमें लगता है अगर पुल बैक एक्सटेंड भी होगा तो 16,750 16,800 की तरफ निफ्टी को लेके जा सकता है। लेकिन हायर साइड पे सप्लाई जरूर बनेगा क्योंकि निफ्टी का नियर टर्म सेटअप अभी वीक जोन में कन्वर्ट हो चुका है। उसकी जगह हम दूसरी बात करें, बैंक निफ्टी में बात करें तो वहां पे सेटअप अभी भी वीक है। जिस तरीके से आज के सेशन में भी रिकवरी जो बैंक निफ्टी में बनी थी हायर साइड पे वापस एक सप्लाई बनते हुए दिख रहा है। तो बैंक निफ्टी में जब तक 36,700 के ऊपर बैंक निफ्टी सस्टेन नहीं करेगा, कोई भी माइनर पुल बैक मिलेगा तो वो एक सप्लाई में कन्वर्ट होते हुए दिखेगा। तो दोनों इंडाइसेस के अभी देखें तो नियर टर्म के हिसाब से स्ट्रक्चर वीक है और वैसे भी इवेंट लाइंड अप है तो थोड़ा सा रिस्क तो रहेगा ट्रेड कैरी करने में। तो अपनी पोजीशन को हेज करके ही ट्रेड करें और जहां तक हो सके ऑप्शंस में भी स्ट्रेटेजी के थ्रू अपनी पोजीशन को कैरी करें। डायरेक्ट प्लेन वेनिला ट्रेड या डायरेक्ट फ्यूचर में ट्रेड करना काफी रिस्की होगा इस तरीके के गैप अप गैप डाउन मार्केट में। ओके, तो क्लियरली ऑफ कोर्स इवेंट स्पेसिफिक दिन है तो एक नजरिया कॉशियस होगा ही, और इसी के चलते आप अपना फोकस जो है बाजार को एक बार रिव्यू करने में लगाएं और एक्सपर्ट्स जो राय दे रहे हैं उस पर खासतौर से फोकस कीजिए। राजेश जी, गुड आफ्टरनून। आपके स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस जानना चाहूंगी। गुड आफ्टरनून मानसी जी। देखिए पहला स्टॉक तो मेटल स्पेस से ही है और उसमें हमें वेदांता का सेटअप काफी अच्छा लग रहा है। जिस तरीके से मेटल स्पेस में आज बाइंग इंटरेस्ट बना हुआ है तो वेदांता को यहाँ पे बाय करना चाहिए। 374 के आसपास ट्रेड कर रहा है। आज दो ट्रेडिंग सेशन से देखें तो एक अच्छा अपमूव कंटिन्यू करते हुए दिख रहा है। 390 तक की अपसाइड के टारगेट हमें लगता है वेदांता में आते हुए दिख सकते हैं। जो दूसरा स्टॉक हमें अट्रैक्टिव लग रहा है वो एफएमसीजी पैक से है। काफी एफएमसीजी स्टॉक्स में आज अच्छा बाइंग इंटरेस्ट बनते हुए दिख रहा है। उसमें मेरिको का सेटअप अगर हम देखें तो थ्रू आउट द सेशन हम देखें आज अच्छी बाइंग इंटरेस्ट इसमें बनी। स्टॉक ऑलमोस्ट 3.5 के आसपास गेन करते हुए दिख रहा है। और जिस तरीके से मेरिको में लास्ट दो सेशन से एक बाइंग इंटरेस्ट बना है, स्टॉक अब अपने 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन करते हुए दिख रहा है। तो हमें लगता है ये स्टॉक यहाँ से अपसाइड और कंटिन्यू करते हुए दिख सकता है। तो मेरिको के टारगेट हम एक्सपेक्ट करें 535 तक के। स्टॉप लॉस होगा करीब 498 के आसपास। और तीसरा स्टॉक कैश सेगमेंट में हमें जो अट्रैक्टिव लग रहा है वो है पावर इंडिया, जिसे हिटाची एनर्जी के नाम से भी जाना जाता है। ये स्टॉक में जिस तरीके से एक सस्टेन्ड अप ट्रेंड अक्रॉस ऑल टाइम फ्रेम बना हुआ है, हमें लगता है ये स्टॉक को यहाँ पे बाय किया जा सकता है। थोड़ा सा पोजिशनली अगर होल्ड करें तो ये स्टॉक में 3450 तक के अपसाइड के टारगेट आते हुए दिख सकते हैं। तो 3220 के स्टॉप लॉस से पावर इंडिया, हिटाची एनर्जी को बाय करने की सलाह रहेगी। ठीक है, तो ये तीन पिक्स रहेंगी राजेश की तरफ से। हिंडाल्को स्पेस, मेटल पूरा बजिंग हमने देखा है। उसी तरह से एक एफएमसीजी से एक पिक और एक पावर स्पेस से पिक लेते हुए राजेश की यहाँ श्रीकांत चौहान भी हमारे साथ बने हुए हैं। श्रीकांत, गुड आफ्टरनून। आप क्या लेवल्स देख रहे हैं? 36,800 भी कहा जा रहा है कि अगर जब तक फ्यूचर्स में क्लोज ना हो बैंक निफ्टी यहाँ पर नई पोजिशन नहीं होनी चाहिए या फिर एक बुलिश ट्रेंड में नहीं आएगा। आपका क्या व्यू रहेगा और आपकी ट्रेडिंग पिक्स क्या रहेंगे आज की? बिल्कुल, तो देखिए हमें लगता है कि जो निफ्टी है उसने आज 16,356 360 के लेवल्स करने के बाद जो रिकवरी की है वो काफी स्ट्रांग है, ब्रॉड बेस है। अगर आप एडवांस डिक्लाइन रेशियो देखेंगे तो वो भी काफी स्ट्रांग है और काफी सारे स्टॉक्स में एक साथ हमने तेजी देखी। हमें लगता है कि ये मार्केट वापस अपने 200 डेज सिंपल मूविंग एवरेज को छू सकता है जो अराउंड 17,900 के करीब अभी आ चुका है। और या तो शायद हम साइकोलॉजिकल लेवल 17,000 के भी देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो हमें वहां पे भी लगता है कि तेजी बन सकती है क्योंकि यहाँ पे भी एक रिकवरी का ट्रेंड बिल्कुल बना है।
और 36,700 या 36,800 के रेंज में एक जो बड़ा रेजिस्टेंस है उसे वापस रिटेस्ट कर सकता है, जो यहाँ से अभी भी 700 से 800 पॉइंट लगभग दूर है। तो करंट लेवल से हमें लगता है कि दोनों इंडाइसेस को लॉन्ग करके चल सकते हैं, और यहाँ पे अगर कोई स्टॉप लॉस रखना है तो हमें लगता है कि हम 16,600 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं निफ्टी के लिए, और 35,900 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं बैंक निफ्टी के लिए। ओके, तो क्लियरली श्रीकांत जी के ट्रेड्स यहाँ पर हमें मिलते हुए स्ट्रैटेजी निफ्टी और बैंक निफ्टी पर दोनों पर यहाँ पर चलिए। तो अब बचे हुए 1 घंटे के लिए हमारे साथ पैनल ऑफ गेस्ट मौजूद हैं, जैसे कि आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, और एक एक कर उनसे हम उनके स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस भी जान रहे हैं और बाजार में जो मूव्स है उस पर भी जानकारी ले रहे हैं। श्रीकांत जी, आपके स्टॉक स्पेसिफिक पिक्स आपने नहीं बताए। बिल्कुल, तो अगर इंडेक्स में यहाँ से अगर तेजी बनती है और लगभग अगर ये तेजी अगर 300 से 400 पॉइंट की अगर होती है, तो हमें लगता है कि यहाँ पे जो इंडेक्स हेवीवेट स्टॉक है जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज, यहाँ पे हमें फोकस करना है, क्योंकि ये स्टॉक अपने डेली चार्ट बेसिस पे इसने एक डबल बॉटम जैसा फॉर्मेशन किया है और काफी क्लासिक एक अच्छा रिवर्सल फॉर्मेशन इसका बना हुआ है। आज की जो क्लोजिंग है वो 23, आज की जो अभी करंट प्राइस चल रही है वो 2340-45 के करीब की है, लेकिन जो कल के हाई थे उसके ऊपर कंफर्टेबली ये ट्रेड कर रहा है। तो हमें लगता है कि ये स्टॉक वापस एक बार 2400 के लेवल्स कम से कम दिखा सकता है, बेस केस में 2450 के भी लेवल्स दिखा सकता है, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज को लॉन्ग किया जा सकता है। और साथ ही साथ हमें लगता है कि जैसे कि हमने मेटल्स में तेजी देखी है और वहां पे हिंडाल्को का ब्रेकआउट अगर आ चुका है, तो उसके बाद अगर कोई स्टॉक देखना है तो हमें लगता है कि जिंदल स्टील एंड पावर पे फोकस करना चाहिए। ये भी स्टॉक काफी दिनों से आउट परफॉर्मेंस दिखा रहा है, 420 के करीब ट्रेड कर रहा है, एक राउंडिंग बॉटम जैसा इसमें भी फॉर्मेशन बनते जा रहा है, और इवेंचुअली हमें लगता है कि ये भी स्टॉक 480 से लेकर 500 के लेवल्स दिखा सकता है। तो करंट लेवल से जिंदल स्टील एंड पावर में भी एक लॉन्ग की पोजीशंस बनाई जा सकती है 400 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। ऑलराइट, तो ये ट्रेडिंग पिक्स रहेगी। हेवी वेट्स के साथ जाना चाहेंगे श्रीकांत। रिलायंस उनको पसंद आता है इस मार्केट में कि यहाँ पर बुलिश सिग्नल्स दे रहा है और आप अभी ऊपर के लेवल्स के लिए इसमें बाइंग कर सकते हैं। चलिए एक और इंपॉर्टेंट न्यूज समझ लेते हैं, क्योंकि जब आज हमने मार्केट्स ओपन किया हमने देखा कि ओवर द वीकेंड एक डेवलपमेंट ये थी कि रशिया ने और वेस्टर्न कुछ कंट्रीज ने, उनके अलायंसेस ने, कनाडा ने, उन सब ने अग्री किया है कि रशिया को स्विफ्ट बैंकिंग सिस्टम से बाहर रख सकते हैं एक नए सैंक्शन की बात। इसका क्या मतलब होता है, डिम्पी हमें समझा रहे हैं। एक बार ये पूरा मैटर समझ लेते हैं कि स्विफ्ट बैंकिंग सिस्टम क्या होता है, क्यों लगाया गया और इसका क्या मायने हैं, और लगाने के बाद अब किस तरह का इंपैक्ट या इफेक्ट रशिया को देखने को मिल सकता है। आइए ये समझते हैं। 4 देश ऐसे हैं जिसने स्विफ्ट एक्शन लिया है, या इसलिए ये कह सकते हैं कि बैंकिंग से जुड़ा हुआ एक्शन है जो कि रशिया को काफ़ी हद तक मुश्किल में डाल सकता है, और इस एक्शन के बारे में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले वो देश बता देता हूं जिसने ये एक्शन लिया है। उसमें अमेरिका है, यूरोपियन यूनियन है, यूके और कनाडा। इन चारों ने क्या किया कि रशिया को स्विफ्ट से बाहर कर दिया। एक तरह का बैंकिंग प्रोटोकॉल है ये, उससे इनको बाहर कर दिया है। इससे होगा क्या कि स्विफ्ट अगर स्विफ्ट ये लागू हो जाता है, यानी कि जिन देशों ने अपने बैंकिंग रिलेशन इनसे खत्म कर दिए हैं, तो उसके बाद से की कुछ फाइनेंशियल दिक्कतें बढ़ सकती हैं। ये दिक्कतें कैसी होंगी, क्योंकि आपको पता है कि रूस जो है वो एनर्जी में देश वर्ल्ड में नंबर 2 या नंबर 1 पे पोजीशंस पे रहता है। गैस में तो नंबर 1 पोजीशंस पे और ऑयल में नंबर 2 है। इन्हीं देशों के जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है उन दोनों पे भी असर पड़ेगा, क्योंकि बैंकिंग सिस्टम से अगर 4 बड़े देश आपको अलग थलग कर दे, यानी कि कोई आपसे लेन देन ना करें, तो उसका असर तो आपको देखने को मिलेगा। अब ये स्विफ्ट है क्या? स्विफ्ट का पूरा फुल फॉर्म भी आपके स्क्रीन पर आ जाएगा। स्विफ्ट है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। ये है क्या? ये आपस में एक तरह से कनेक्टेड है। 200 से ज्यादा देश इसके साथ कनेक्टेड है, 11,000 से ज्यादा बैंक्स इसमें आपस में कनेक्टेड है, और इसका असर ये होता है कि जब भी कोई लेन देन हम करते हैं तो उसके ट्रांसफर की जानकारी हमको मिल जाती है। भारत भी इसी स्विफ्ट का एक हिस्सा है, उन्हीं 200 देशों में से एक है, लेकिन भारत ने अभी तक इस पर कोई फैसला नहीं लिया कि रूस के साथ अपने बैंकिंग रिलेशन खत्म करेगा या भी नहीं करेगा, यानी कि ट्रांजेक्शन हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे। इसमें टिपिकली जो बैंक्स लेंड भी करते हैं रशियन कंपनीज को, वो भी रोक हो जाती है, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका बेस जो है बेल्जियम में है, और 11 से औद्योगिक देशों के सेंट्रल बैंक इसकी निगरानी करता है। आप इसमें ये समझ सकते हैं 200 से ज्यादा देश है, तो आप ये जानिए कि आधी से ज्यादा दुनिया इस पूरे सिस्टम पे आके काम करती है। स्विफ्ट से बाहर होने के नुकसान क्या क्या होते हैं? स्विफ्ट से बाहर होने का नुकसान ये होता है कि आप किसी भी ट्रेड पर आपके असर पड़ने लग जाता है, आपका लेन देन पे असर पड़ने लगेगा, आपका एक्सपोर्ट की पेमेंट रुक सकती है, विदेशी फंडिंग आपको जल्दी नहीं मिलती, क्योंकि इससे रेटिंग आपकी कम हो जाती है। आपके उस देश की कंपनी जिस देश को इससे बाहर किया गया है उसको कोई लैंड नहीं करता, उसको कोई पैसा नहीं देता है।
और ग्लोबल मार्केट्स में भी इसकी जो रेटिंग है वो खराब हो जाती है। तो ये सारे के सारे नुकसान देखने को मिलते हैं। इससे पहले भी स्विफ्ट का कोई एक्शन हुआ है क्या? इससे पहले भी एक्शन हो चुका है, वो ईरान के ऊपर हुआ था जब ईरान ने कई टेस्ट किए थे, तो उसके बाद से 2018 में ईरान को बैंक को स्विफ्ट से बाहर कर दिया था। इसका नुकसान किस देखने को मिला? इसका नुकसान ये था कि जो ऑयल एक्सपोर्ट था उसका वो करीब 50% कम हो गया था। ईरान की बहुत हद तक इकोनॉमी ऑयल एक्सपोर्ट पे इंपोर्टेड ध्यान रखती जाती है, 50% तक कम हो गया था। और दूसरे देशों से जो उसका ट्रेड है वो 33% कम हो गया था। इसलिए स्विफ्ट की इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा है। अगर 4 बड़े देश, उसमें सारे के सारे देश विकसित देश हैं, अगर वो स्विफ्ट के साथ ये कह देते कि रूस को हम बाहर हैं, रूस से हम कोई लेन देन नहीं करेंगे, तो स्वाभाविक सी बात है रूस की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे क्वेश्चन मार्क तो खड़ा हो ही जाएगा। ये था स्विफ्ट का पूरा लेखा जोखा। ओके, तो क्लियरली स्विफ्ट सिस्टम क्या है और इससे पहले ऐसे कौन से देश रहे हैं जो इस पूरी सिस्टम में एक बार भागीदार बनते हुए दिखे और पूरा लेखा जोखा इससे जुड़ा और इससे हमारा कनेक्शन फिलहाल कैसे नाता बन रहा है, डिम्पी हमें विस्तार से समझाते हुए। डिम्पी, शुक्रिया ये पूरी जानकारी के लिए। और जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर ग्लोबल कंसर्न्स की, तो आइए एक बार जान लेते हैं कि मार्केट एक्सपर्ट्स का क्या मानना है। मैक्रो इन्वेस्टर एडवाइजर मनीष डांगी ने हमारे साथ खास बातचीत की और इस बातचीत में उन्होंने क्रूड के दाम आगे कैसे जाएंगे, कितनी बढ़ोतरी की संभावना है, इस पर विस्तार से हमसे चर्चा की। चलिए आपको दिखाते हैं उन्होंने क्या कहा। और संदीप टंडन भी हमारे साथ जुड़े, उन्होंने भी बाजार पर अपना रुख क्या बताया, एक बार जान लीजिए। बेसिकली मैक्रो जो नैरेटिव है वो 3 हमारे सबसे बड़े स्पीड ब्रेकर्स हैं अभी हमारे देश के लिए, इक्विटी मार्केट्स के लिए या जनरली रिस्क ऑन के लिए। तो एक जो आपने बताया कि क्रूड, अब उसके भी कई सारे रीजन है, बट मोस्टली सप्लाई जो उसकी बहुत लिमिटेड है। तो ये शॉर्ट टर्म नहीं है, मैं काफी महीनों से इस बारे में बात कर रहा हूँ कि हो सकता है कि कुछ सालों तक क्रूड जो है वो उन लेवल्स पे रहे जिसके लिए हम कंफर्टेबल नहीं है और हमारे देश की ग्रोथ के लिए वो अच्छा नहीं है। हालांकि कई सारे देश इससे बेनिफिट करते हैं, लेकिन कई सारे देश जैसे यूरोप हुआ, चाइना हुआ, इंडिया हुआ, उससे उसका बड़ा नुकसान होता है क्योंकि हम बहुत बड़ा अमाउंट क्रूड का आज का जो भाव है उस हिसाब से हम 4.5% अपने जीडीपी का जो है वो क्रूड पे खर्च करते हैं, बाहर से क्रूड इंपोर्ट करके। तो अगर क्रूड इस लेवल पे सस्टेन करता है अजय, और इनफैक्ट मेरा व्यू है कि हो सकता है कि इन जियोपॉलिटिकल टेंशंस के अंदर क्रूड यहां से ऊपर जाए, तो वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा स्पीड ब्रेकर हो सकता है, रिस्क के लिए भी और ग्रोथ के लिए भी। दूसरा, उसके अगर ये सॉल्व होता है तो हमको फिर दूसरा स्पीड ब्रेकर को फेस करना पड़ेगा, और वो है कि यूएस अपने इन्फ्लेशन के कंसर्न्स की वजह से बड़ी तेजी से इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ा सकता है। तो अगर वहां पे इंटरेस्ट रेट बहुत तेजी से बढ़ती है, तो जब ऐसा होता है तब इमर्जिंग मार्केट्स और खास करके हमारे जैसे देश जो बाहर की कैपिटल के ऊपर एफडीआई के पैसे से हमारा इन्वेस्टमेंट और हमारा मार्केट्स बहुत ज्यादा अफेक्ट होता है। वॉर जैसी सिचुएशन या एक्स्ट्राऑर्डिनरी इवेंट्स होते हैं तो कोई भी इंडेक्स या प्राइस लेवल का रेलेवेंस नहीं होता है। ओके, वो नया लो बना सकते हैं या कोई पॉजिटिव डेवलपमेंट होता है तो नया हाई भी आ सकता है। बट हमको अगर फियर को गेज करना है तो हम लोग बहुत सारे डेटा पॉइंट्स देखते हैं, उसमें ग्लोबल वॉलिटी को काफी एम्फेसिस देते हैं कि ग्लोबल वॉलिटी किस तरह स्पाइक कर रही है। ओके, अगर हम वो ग्लोबल वॉलिटी इंडेक्स की बात करें, जैसे विक्स की बात करते हैं यूएस के लिए, S&P के लिए, चाहे इंडिया के लिए बात करें, तो हमको जो इवेंट लास्ट थर्सडे फ्राइडे को अनफोल्ड हुआ, लास्ट थर्सडे को ग्लोबल वॉलिटी जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी लेवल पे स्पाइक करी, वहां से थोड़ा कम हुआ है। वो क्या इंडिकेट करता है कि एक जो पीक बनना था वॉलिटी का वो बन गया है। ओके, वो ये भी इंडिकेट करता है जो फियर का भी एक पीक था वो फियर का भी एक पीक बन गया है। ओके, बट क्या ग्लोबल वॉलिटी सेटल हो गई है? आंसर इज नो। ओके, सेटल नहीं हुई है। जब तक वो 20 के नीचे नहीं आती तो स्टेबिलिटी नहीं आएगी, वॉलिटी मेंटेन रह सकती है, लेकिन एक्स्ट्राऑर्डिनरी फियर, एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्राइसिस, वो डेटा देख के लगता है कि वो वी हैव पास दैट फेज। ओके, तो ये लेवल पे अपॉर्चुनिटी बनती है पार्टिसिपेट करने की, कि अपने को दिखता है कि फियर का लेवल हमने पीक आउट कर लिया है। ओके, और जब सबको सब कुछ खराब लगता है, डेटा पॉइंट्स खराब हो जाते हैं, लेवल्स ब्रेक हो जाते हैं, माइंडसेट डिस्टर्ब होता है,
तो तभी अपने इंडिकेटर्स काम आते हैं कि किस तरह हम कैपिचुलेशन देखें, किस तरह हम फियर देखें, किस तरह वॉलिटी का डेटा पॉइंट्स देखें। जो मल्टीपल डेटा पॉइंट्स हम लोग देखते हैं वो उसी डायरेक्शन में इंडिकेट करता है, या तो हमने थर्सडे को बॉटम देख लिया है, या हो सकता है कि हम बॉटम को रीटेस्ट भी करें, ओके, मे बी आजकल के अंदर ही। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं टीडा स्वदेश और हमारे साथ दोनों पैनलिस्ट बने हुए हैं, श्रीकांत चौहान, राजेश पालवे, और एक बड़ा एक पैनल है हमारे साथ जो इस वक्त आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज आइडेंटिफाई करने में कौन से ट्रेडिंग, कहाँ आपको रेट के मौके मिलेंगे, इंट्राडे, मिड टर्म, शॉर्ट टर्म, स्विंग ट्रेड्स, सारी अपॉर्चुनिटीज हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। एक बार श्रीकांत के पास चलते हैं। श्रीकांत, जिस तरह का मूव आज हम मेटल स्पेस में स्पेसिफिकली देख रहे हैं, जाहिर तौर पर ये एक अच्छा पुल बैक भी देखना चाहिए, कुछ डिस्ट्रप्शंस क्रिएट होंगी रशिया से अगर सैंक्शंस लगते हैं, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, और स्विफ्ट का तो एक बड़ा रीजन रहेगा भी। ऐसे में इंडियन मेकर्स को फायदा रहेगा, और जिसके चलते हम देख रहे हैं कि आज तो एक सेंटिमेंटल इफेक्ट है, लेकिन अगर टेक्निकल चार्ट्स देखें, लेवल्स देखें, या कमोडिटीज की बात हो, तो आपको कौन सा पसंद आता है स्टॉक? बिल्कुल। तो देखिए, मार्केट जो है, अगर आप प्राइस फॉर्मेशन को देखते हो तो हमेशा हमें एक बात जो हम हमेशा हमारे ऑडियंस के साथ बात करते हैं, तो हमारे क्लाइंट्स के साथ बात करते हैं, तो हमेशा एक बात कहते हैं कि प्राइस नोज एवरीथिंग। और इस बार भी अगर आप देखेंगे, जब मार्केट गिरा था तो काफी सारे स्टॉक्स ने अपने प्रीवियस लोज को ब्रेक किया था, यानी कि इनफैक्ट निफ्टी ने 16,400 जो नवंबर दिसंबर के लोज थे उसने ब्रेक कर दिया था। लेकिन जो स्टील के स्टॉक्स थे, या तो जो बाकी के मेटल के स्टॉक्स है, जैसे कि वेदांता है, हिंडाल्को, नाल्को, इवन एनएमडीसी, एक्सक्लूडिंग स्टील अथॉरिटी, अगर वो छोड़ के अगर बाकी सब स्टॉक्स की बात करें तो आप देखेंगे कि इन सभी स्टॉक्स ने एज कंपेयर टू दिसंबर नवंबर लोज उन्होंने हायर बॉटम बनाए। और जैसे ही मार्केट आज चलने लगा, या तो पिछले दिन यानी कि फ्राइडे को चलने लगा, तब इन सभी में हमने आउट परफॉर्मेंस देखा। इनफैक्ट हिंडाल्को ने तो ज्यादा आउट परफॉर्मेंस दिया है, इसने प्रीवियस हाई को भी क्रॉस किया है। तो अगर टेक्निकल फॉर्मेशन की बात करें तो हमें लगता है कि वेरी फर्स्ट हिंडाल्को को करंट लेवल से भी हमें लगता है कि लॉन्ग करके चलना चाहिए, क्योंकि ये स्टॉक ने जो 16,008 जब 18,600 के लेवल्स बने थे निफ्टी पे, उन लेवल्स को उसने क्रॉस कर लिया है। तो यहाँ पे हमें लगता है कि बहुत बढ़िया स्ट्रॉन्ग आउट परफॉर्मेंस हमें और देखने मिलेगा। ये स्टॉक कम से कम 600 से लेकर 650 के लेवल्स बिल्कुल दिखा सकता है, करंट लेवल से भी इसे लॉन्ग करके चल सकते हैं। और साथ ही साथ हमें लगता है कि जिंदल स्टील एंड पावर के बाद अगर कोई स्टॉक अगर हमें अच्छा लगता है तो वो है एनएमडीसी। और यहाँ पे फॉर्मेशन इसका जो है टेक्निकल फॉर्मेशन, वो एक राउंडिंग बॉटम जैसा फॉर्मेशन बन रहा है। साथ ही साथ इसमें पॉजिटिव डाइवर्जेंस है, और जैसे इसके करंट लेवल्स को देखें तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी इसमें काफी फेवरेबल है एज कम्पेयर टू अदर स्टॉक्स। तो 142-143 में हमें लगता है कि एनएमडीसी को भी लॉन्ग करके चलना चाहिए। यहाँ पे हम स्टॉप लॉस रखेंगे तकरीबन 139 का, 139 का, और हम टारगेट रखेंगे यहाँ पे 155 से लेकर 160 रुपए के। ऑलराइट, ठीक है। कमोडिटी प्राइसेस, एल्यूमिनियम ऑन अ सर्ज, जिसके चलते हिंडाल्को ये पसंद रहेगा। बट आप हिंडाल्को, वेदांता, नाल्को, इन सभी को देखें, वो अच्छी खासी। और इनफैक्ट ये एक व्यू भी निकल कर आ रहा था कि इस साल सारी कमोडिटीज चले या न चले, लेकिन एल्यूमिनियम विल बी ऑन अ गुड सर्ज। तो ये सारे स्टॉक्स इस पैक से, एनएमडीसी की भी बात की श्रीकांत ने। चले एक और पैक पे नजर डालते हैं, वो ऑटो पैक। रीजन, अब ऑटो सेल्स नंबर्स कल आने हैं, मंथ के स्टार्ट पे आते हैं। एक बार सृष्टि से समझ लेते हैं इस बार ऑटो सेल्स नंबर्स की किस तरह की एक्सपेक्टेशन होगी। लास्ट टाइम हमने देखा कि पीवी सेगमेंट, टू व्हीलर सेगमेंट, वहां एक अच्छी ग्रोथ थी। इस बार क्या एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए, पहले एक बार सृष्टि से समझ लेते हैं। तो बीते महीने एक बार फिर उम्मीद है कि पैसेंजर व्हीकल और कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट जो है वो बेहतर प्रदर्शन करेंगे अन्य सेगमेंट्स के मुकाबले। और इसमें जो है जो सीएनजी वेरिएंट लॉन्चेस है और हाल ही में जो लॉन्चेस किए गए हैं, वहां पे इंक्वायरी लेवल्स काफी अच्छे से होल्ड अप करते हुए नजर आ सकते हैं। अब अगर हम बात करें पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट से, तो लीडर मारुति सुजुकी 1.6 लाख ऑफ यूनिट बेचती हुई नजर आ सकती है, जो कि 4% का मंथ ऑन मंथ ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिल सकता है। इसके अलावा अगर बात करें तो टाटा मोटर्स की सेल्स बिक्री पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में 40,000 के आसपास हम उम्मीद कर रहे हैं। वहीं एमएनएम ऑटोमोटिव सेगमेंट में
45,000 ऑफ यूनिट्स के आसपास ये आंकड़े आने की उम्मीद है। कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट की बात करें तो यहाँ पे महीने दर महीने हम मांग में रिकवरी देख रहे हैं, पर आने वाले समय में कुछ फ्लीट ऑपरेटर्स जो हैं अपनी परचेजेस रोकते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनको उम्मीद है कि छोटी अवधि में डीजल प्राइसेस जो है वो बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं। पर इसमें भी जो सीएनजी वेरिएंट्स है वो अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। अशोक लेलैंड की बात करें तो 14,500 ऑफ यूनिट्स इस बार बिकने की उम्मीद है। टाटा मोटर्स के लिए ये आंकड़ा 37,000 ऑफ यूनिट्स आते हुए दिख सकता है, जो कि 9% इनकी साल दर साल बिक्री में जंप होते हुए देख सकती है अगर ये नंबर आया तो। और वहीं आयशर मोटर्स VECV सेगमेंट में हमें 7% की साल दर साल ग्रोथ की उम्मीद है, जहां पे कंपनी 5800 ऑफ यूनिट्स के आसपास बेचती हुई नजर आ सकती है। टू व्हीलर सेगमेंट की बात करें तो यहाँ पे रूरल मांग अभी भी पिकअप करती हुई नजर नहीं आई है। हालांकि एक्सपोर्ट्स इनके जो हैं वो अच्छे से होल्ड अप करते हुए दिख रहे हैं, पर आने वाले समय में डीलर्स को उम्मीद है कि जिस तरीके के शादी का सीजन आएगा तो वहां पे भी डिमांड जो है कैचअप करती हुई नजर आएगी। पर फरवरी महीने की बात करें तो हीरो मोटोकॉर्प की बिक्री में करीब 22% की गिरावट की हम उम्मीद कर रहे हैं। बजाज ऑटो और टीवीएस मोटर्स साल दर साल यहाँ पे सपाट बिक्री देखने को मिल सकती है, पर आयशर मोटर्स की बिक्री में करीब 14% की गिरावट की हमें उम्मीद है। वहीं आखिरी में ट्रैक्टर सेगमेंट की बात करें तो लार्ज बेस पिछले साल का और साथ ही सीजनैलिटी इफेक्ट के चलते M&M और ट्रैक्टर एस्कॉर्ट्स की जो बिक्री है वहां पे साल दर साल लगभग 30% की हमें गिरावट की उम्मीद है। ठीक है, सो पीवी सेगमेंट, ट्रैक्टर सेगमेंट और साथ ही टू व्हीलर की तो सेल्स फिगर्स थोड़ी सी वीक रह सकते हैं जैसे सृष्टि बता रहे थे, लेकिन ट्रैक्टर्स पे एक बार समझ लेते हैं। और आप राजेश एक बार आप एस्कॉर्ट्स का भी चार्ट देखें और हीरो मोटोकॉर्प का भी चार्ट देखें, दोनों के चार्ट से आपको क्या इंडिकेट हो रहा है? अगर एस्कॉर्ट्स का चार्ट आप देखें तो जिस तरह की बाइंग खैर अक्रॉस द सेक्टर आई है पोस्ट थर्सडे, लेकिन यहाँ पर आपको कुछ मोमेंटम बिल्टअप होते हुए दिखा था ना, एंटिसिपेशन ऑफ गुड नंबर्स दिस टाइम। और दूसरा हीरो मोटोकॉर्प, दोनों के चार्ट्स अगर देख के बता पाए तो बिल्कुल देखिए, एस्कॉर्ट में तो एक स्ट्रेंथ कंटिन्यूटी बनी हुई है। जिस तरीके से स्टॉक 1800 के ऊपर ही कंटिन्यूस बेसिस पे सस्टेन करा हुआ है, और अगर हम देखें तो ये वॉलेटाइल मार्केट में भी स्टॉक में एक स्टेबिलिटी देखने को मिल रही सेटअप के हिसाब से, और जो डिप मिले थे वहां पे भी अच्छा बाइंग इंटरेस्ट बन के वापस स्टॉक 1800 के ऊपर सस्टेन कर रहा है। तो ओवरऑल इसका सेटअप अक्रॉस ऑल टाइम फ्रेम में बुलिश जोन में ही है, और हमें लगता है कि ये स्टॉक में अपसाइड के टारगेट 1920 से लेके 1950 तक के भी आते हुए दिख सकते हैं। तो कोई भी वॉलेटिलिटी में मिलती तो इसको ऐड किया जा सकता है। 1790 ये स्टॉप लॉस रखे और एस्कॉर्ट पे बाय करने की सलाह रहेगी। हालांकि अगर हम हीरो मोटर का सेटअप देखें तो पिछले दिनों में एक रिकवरी के बाद जो मार्केट में हमने एक कट देखा, उसके साथ ही इनलाइन मार्केट के साथ इसमें भी एक करेक्शन बना है। तो स्टॉक अगर नियर टर्म सेटअप के हिसाब से बात करें तो वीक सेटअप बना हुआ अभी हीरो मोटर का, और हमें लगता है जब तक ये 2600 के लेवल को क्रॉस नहीं करेगा थोड़ा सा सप्लाई यहाँ पे या प्रेशर बनता हुआ दिखेगा। लोअर साइड पे इसमें इमीडिएट सपोर्ट एरिया जो है वो हमें लगता है करीब आएगा 2450 से 2420 की रेंज में, वो एक लोअर साइड पे एक सपोर्ट बनते हुए दिख रहा है। तो स्टॉक में जो रिकवरी बनी थी पिछले कुछ दिनों में, लेकिन वो हायर साइड पे एक सप्लाई के चलते वो स्टॉक अपने आप को हायर साइड पे होल्ड नहीं करते हुए दिखा। तो अब ये स्टॉक अपने सारे नियर टर्म मूविंग एवरेजेस के नीचे ट्रेड कर रहा है, तो हमें लगता है अगर कोई पुल बैक मिलता है टुवर्ड 2600 2650 वो एक बेचने के लिए अपॉर्चुनिटी होगी, क्योंकि इसका ओवरऑल सेटअप अभी नियर टर्म में वीक जोन में ट्रेड करते हुए दिख रहा है। तो क्लियरली ऑटोमोबाइल स्पेस पर पूरा नजरिया यहाँ पर आपने जाना। टेक्निकली चार्ट्स कैसे नजर आ रहे हैं, ऑफ कोर्स ऑटो बिक्री के आंकड़े कल जाने वाले हैं, आंकड़ों से पहले ही ऑटो सेल्स नंबर्स कैसे दिख सकते हैं उसका अनुमान भी सृष्टि ने हमें बताया। लेकिन श्रीकांत जी एक बार इंडिया सीमेंट के चार्ट्स को देखें, एकाएक स्टॉक ने तेजी दिखाई और उसके बाद अभी फिलहाल एक छोटा सा डिप भी दिखा रहा है। ऑफकोर्स अगर इनके नतीजों की बात करें, सीमेंट स्पेस की अपनी ही परेशानियां हैं, जहां पर कोल पेटकोक के दाम बढ़ते हुए दिख रहे हैं, इनकी इनपुट कॉस्ट बढ़ती हुई दिखी है, जिसका एक इम्पैक्ट है जो कि कंपनियां झेल रही है। Q3 FY22 के नंबर्स जो रहे वो भी इसी तरह के देखने को मिले। इंडिया सीमेंट के लिए भी एक वॉश आउट Q3 देखने को मिला। क्या लगता है आपको करंट लेवल्स पर इंडिया सीमेंट के चार्ट्स कैसे नजर आ रहे हैं? बिल्कुल, तो देखिए हमें लगता है कि इंडिया सीमेंट में सिर्फ सीमेंट की स्टोरी नहीं, इसमें बहुत और भी बहुत सारे ट्रिगर्स हैं, और इसी वजह से अगर आप इसके ओवरऑल फॉर्मेशन को देखते हो तो इसने एज कम्पेयर टू अदर सीमेंट कंपनीज काफी अच्छा आउट परफॉर्मेंस दिया है। और इनफैक्ट इसमें जो एक सेलिंग चल रही है उस सेलिंग के काफी वो
नजदीक आ चुका है, यानी कि उस सेलिंग को वो एब्जॉर्ब कर सकता है। अगर इस पर्टिकुलर सेलिंग को एब्जॉर्ब करता है तो हमें लगता है कि ये स्टॉक वापस हमें 240 से लेकर 250 के भी लेवल्स दिखा सकता है। और इसमें जैसे कि मैंने बात कही कि काफी सारे ट्रिगर्स अगर हैं और ये स्टॉक अगर मार्केट के करेक्शन के साथ अगर करेक्ट हो चुका है तो बिल्कुल करंट लेवल से भी इसे लॉन्ग किया जा सकता है, जो 200 के करीब के लेवल्स हैं। हमें लगता है कि यहाँ पे अगर लॉन्ग पोजीशंस बनानी है तो थोड़ा सा पोजिशनल व्यू रखना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट अनसर्टन है, अभी भी इवेंट्स जो है वो अनसर्टन है, बट एट द सेम टाइम ये स्टॉक में आउट परफॉर्मेंस बना हुआ है। तो कम से कम 190 का स्टॉप लॉस रखे, करंट लेवल से लॉन्ग करें, और हमें लगता है कि ये 225 से लेकर 250 के लेवल्स आने वाले कुछ हफ्तों में दिखा सकता है। लेवल्स पर अगर एग्जिस्टिंग पोजीशंस है इंडिया सीमेंट पर बिल्कुल बने रहे, नई पोजीशंस के लिहाज से भी अट्रैक्टिव काउंटर सीमेंट स्पेस में फिलहाल तो नजर आ रहा है। और आज के इस वॉलेटाइल सेशन में सीमेंट स्पेस है, सीमेंट सेक्टर जो कि आज परफॉर्म कर दिखा रहा है, तो उस पर भी नजर रखें। अल्ट्राटेक, एसीसी जैसे काउंटर्स हैं जहां पर तेजी के बीच कामकाज हम देख रहे हैं। लेकिन श्रीकांत जी यहाँ पर इंडिया सीमेंट पर जिस तरह से राय दे रहे हैं 250 तक के टारगेट्स पे देखने को मिल सकते हैं। लेकिन रशिया यूक्रेन युद्ध की जो खबरें हैं उससे खाद्य तेल की सप्लाई पर असर पड़ता हुआ दिखा है। कमोडिटीज पर लगातार हम आपको सारी की सारी डिटेल्स भी बता रहे हैं। आप यहाँ पर खाद्य तेल की बात करते हैं, एडिबल ऑयल की बात हो रही है। सप्लाई की दिक्कत से अप्रैल से अगर सनफ्लावर ऑयल की बात करें वहां पर एक बड़ी कमी होने की आशंका है। कमी क्यों होती हुई दिख सकती है, ये ग्लोबल फैक्टर्स जो है इसका असर एडिबल ऑयल पर कैसा पड़ता हुआ दिख रहा है, सारी की सारी डिटेल्स देकर शरद हमारे बीच मौजूद है। शरद बताएं। जी बिल्कुल, तो सबसे पहले जो है आपके खाद्य तेल पे जो है सप्लाई चेन मैनेजमेंट का जो इश्यूज आ रहे हैं देखा जाए, स्पेशली सनफ्लावर ऑयल जो सबसे ज़्यादा भारी मात्रा पे जो इंपोर्ट किया जाता है, अगर देखें तो यहाँ पे जो आपके जो शिपमेंट्स हैं लगभग 4 लाख जो मेगा टन के शिपमेंट्स हैं वो अटक गई हैं। वो आपके जो ब्लैक सी रीजन है वहाँ पे जो है अटकानी देखने मिली है। अगर शिपमेंट्स की बारे में बात करें तो वो भी जो है ऑलमोस्ट आपके फरवरी के महीने से शिपमेंट्स नहीं आ रहे हैं, तो उसके कारण जो है अंतर्राष्ट्रीय प्राइसेस में भी जो है बढ़ोतरी देखने मिल रही है। और जो भारत के जो इंडियन रिफाइनर्स हैं अब वो सोच रहे हैं कि कोई नए एरिया जो ब्लैक सी रीजन के अलावा कोई दूसरी कंपनी जो सनफ्लावर ऑयल बनाती है उससे खरीदारी जो है उसमें देख सकते हैं, ऑप्शंस देख सकते हैं आगे जाते हुए। और जो प्लेयर्स हैं वहाँ पे आपको स्कैरसिटी देखने मिल रही है सनफ्लावर ऑयल का, और अगर ये अप्रैल से शिपमेंट्स नहीं आएंगी तब और ज़्यादा दबाव देखने मिल सकता है। तो ये तो था सप्लाई चेन मैनेजमेंट का जो संकट, लेकिन भारत और यूक्रेन का क्या ट्रेड है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है और उस पर भी अपन बात कर सकते हैं, जहाँ पे जो यूक्रेन है भारत का सबसे बड़ा खाद्य तेल का इंपोर्ट करने का जो है कंट्री है। और इंडिया अगर इंपोर्ट डेली देखें तो लगभग 1.6 to 1.8 लाख मेगा टन जो इंपोर्ट है सनफ्लावर ऑयल का हर साल हर महीने माफ़ करिए देखा जा रहा है। और ओके, तो क्लियरली खाद्य तेल है, वीट है, कॉर्न है, इन सब की सप्लाईज पर एक कंसर्न आता हुआ दिख रहा है। लेकिन इस बीच एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट यहाँ पर देखें, एक कॉन्फ्रेंस कॉल की अपडेट, इनफैक्ट एक मीटिंग की अपडेट देखें। टेक महिंद्रा ने मेटावर्स में एंट्री का ऐलान किया है। इस पर हमारे सहयोगी डिम्पी कालरा ने कंपनी के एमडी और सीईओ सीपी गुरनानी से खास बातचीत की है। आइए सुनाते हैं क्या बातचीत हुई। मिस्टर गुरनानी, मेरे को ये बताएंगे कि किस तरह के अनाउंसमेंट्स आप करना चाहते हैं कंपनी के रिगार्डिंग, और ये स्ट्रेटेजिकली कितनी इम्पोर्टेंस है? एक तरह से टेक महिंद्रा पहली बार ये 2 सिटीज से एक साथ अनाउंसमेंट कर रहा है। आज मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस जहां करीब 50,000 फिजिकल विजिटर्स आने की उम्मीद है, वहाँ हमारे अध्यक्ष जो है मनीष व्यास वो वहाँ से मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस से लॉन्च कर रहे हैं। और मैं जो हमारे एंटरप्राइज बिजनेस के हेडक्वार्टर्स हैं हैदराबाद वहाँ से लॉन्च कर रहा हूँ। इसे हम मेटा मोमेंट कहते हैं, जो एक तरह से एक 5G ड्रिवन इंफ्रास्ट्रक्चर से मेटा कॉमर्स को ड्राइव करेगा। हम लोगों ने ये देखा है कि अलग अलग कंपोनेंट्स तो हमने कई बार आप लोगों के सामने पेश किए हैं। 5G जो कि एक कंपोनेंट है, ब्लॉकचेन दूसरा कंपोनेंट, साइबर सिक्योरिटी तीसरा कंपोनेंट, चौथा कंपोनेंट ह्यूमन एक्सपीरियंस मैनेजमेंट और पांचवा कंपोनेंट ई कॉमर्स। इन सबको जोड़ के एक जो हमने सिंप्लिसिटी या एक तरह से कहा जाए मेटावर्स जो हम आज लॉन्च कर रहे हैं,
इसमें हम शोकेस कर रहे हैं हैदराबाद में एक बैंक चलती हुई मेटा वर्ल्ड में, एक डीलर मैनेजमेंट चलता हुआ, एक रिटेल स्टोर चलता हुआ, एक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग फैसिलिटी चलते हुए और ई गेमिंग। तो एक बहुत ही शानदार मोमेंट है और इसको हम मेटा मोमेंट ही कहेंगे जो आज का लॉन्च है। मिस्टर गुरनानी, आगे चल के इसी चीज़ पे फोकस करते हुए मैं टिपिकली 5G की बात बोल रहा हूँ, इस पे आपका स्टांस क्या, आपकी कंपनी का स्टांस क्या है? क्योंकि सरकार भी काफ़ी एग्रेसिव है। इनफैक्ट गवर्नमेंट तो ये चाहती है कि पहली छमाही में ही, यानी कि इस जून से पहले 5G को अच्छे से रोल आउट करने की तैयारी हो जाए इंडिया के अंदर। सर, एक बार आपका स्टांस जानना चाहता हूँ क्योंकि आप लीडर हैं इस सेगमेंट में पर्टिकुलरली। देखिए सब, एक ये जो नया वर्ल्ड है डिजिटल का, और जिसको ब्रिक एंड क्लिक वर्ड कहेंगे तो फिजिटल कहलाया जाता है ना। फिजिटल का मतलब है फिजिकल और डिजिटल, ऑफलाइन और ऑनलाइन। और हम लोग सब जानते हैं कि आज के इस माहौल में एक तो कोविड बहुत बड़ा एक्सेलरेटर रहा है जिसने एक कैटलिस्ट का काम किया है, और दूसरा ये है कि एक तरह से देखा जाए तो सरकार जो है, मोदी सरकार की नीतियों में अगर आखिरी आदमी से जुड़ना है तो किसी कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल के कारण ही जुड़ेंगे। और नंबर 3, अगर ये जुड़ने के लिए सॉफ्टवेयर चाहिए, और सॉफ्टवेयर के अंदर हमारा ये मानना है कि फिजिटल का मेटावर्स बहुत बड़ा एक ड्राइवर है, और वो तभी पॉसिबल है जब इंडिया 5G कैपेबिलिटी भी लेके आए। तो एक टाइमिंग बहुत अच्छा है। अभी जो है सिमुलेशन हो रहा है, एक प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट्स हो रहे हैं मेटा मोमेंट्स के, और इन प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट्स को जब हम फुल स्केल पे लॉन्च करेंगे तब तक इंडिया में 5G आ गया होगा। मिस्टर गुरनानी, मेटावर्स की अगर बात करें तो ये इंडिया में या आप उनके साथ मिल के कितना बड़ा वेंचर इन द टर्म्स ऑफ मनी और इन द टर्म्स ऑफ एक्सपोजर वो हम देखेंगे आने वाले दिनों में? देखो, एक तरह से अगर मैं एक्स्ट्रापोलेट करूं तो 2000 के आसपास हम लोग सब लोग जो है इंटरनेट यूज करने लगे और उसमें वेबसाइट्स पे जाने लगे। उसके बाद में 2015 के बाद में एप्लीकेशंस के थ्रू उनसे मिलने लगे, और अब एप्लीकेशंस इतनी आ गई कि स्मार्टफोन का मेमोरी भर जाती है कई बार। तो दैट मीन्स एक ऐप इकोनॉमी आई, और अब जो तीसरी इकोनॉमी आ रही है वो कह रही है वेब 3.0। वेब 3.0 5G के ऊपर चलते हुए मेटा एनवायरनमेंट में I think will be bigger than anything else that we have seen in e-commerce, and meta commerce will be mega commerce. सर, मेरे को थोड़ा ये बता पाएंगे जिस इस सेगमेंट के अंदर, इसको आप डिजिटल स्पेस कहते हैं और फिजिकल का कॉम्बिनेशन भी है जिसमें गेमिंग भी इंक्लूड है, इसका इंडिया में स्कोप कितना बड़ा है, बीइंग एज एन IT कंपनी, बीइंग एज एन इन्वेस्टर? देखिए सब, जो अभी तक जो केसेस पॉपुलराइज होने चालू हुए हैं, 3D इमर्सिव एक्सपीरियंसेस, नाइकी ने वर्चुअल शूज बना दिए, JP मॉर्गन ने वर्चुअल बैंक बनवाया है, और सॉथबीज ने वर्चुअल ऑक्शंस और एक वर्चुअल सिटी। ओके, तो क्लियरली यहाँ पर CP गुरनानी साहब के साथ विस्तार से उनके मेटावर्स प्लान को लेकर, 5G प्लान्स को लेकर बातचीत हमने यहाँ पर की और वही अपडेट्स आप तक पहुँचाए। लेकिन साथ ही बेलारूस में जो रशिया यूक्रेन की बैठक चल रही है उससे जुड़े अपडेट्स भी लगातार आ रहे हैं, पुख्ता जैसे जैसे होते हुए दिखेंगे वो भी आप तक पहुँचाए जाएंगे। लेकिन इस बीच अच्छी चीज़ आप देखिए, बाजार दिन के ऊपरी स्तर पर ट्रेड करता हुआ बैंक निफ्टी में करीब 450 अंकों की बढ़त है, निफ्टी 375 अंकों की तेजी और 1100 अंकों के ऊपर की तेजी सेंसेक्स में देखी जा चुकी है। तो क्लियरली बाजार में तेजी का दौर जो है रिकवरी और शानदार रिकवरी आती हुई। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे, आप बने रहिए।
तो देख रहे हैं कि मार्केट में एक अच्छा पुल बैक। जब हमने फर्स्ट आवर ऑफ ट्रेड देखा तो एक दबाव था, लेकिन जिस तरह की रैली, जिस तरह का पुल बैक अटेम्प्ट किया बाजार ने और लग रहा था कि सस्टेन करेगा या नहीं करी, लेकिन दैट्स व्हाट द मार्केट हैज कंप्लीटली सस्टेन्ड द पुल बैक। रीजंस आर एविडेंट, क्योंकि जिस तरह से जियोपॉलिटिकल टेंशन के बीच में इस वक्त दोनों देशों के बीच एक बातचीत हो रही है, उससे बाजार कुछ पॉजिटिव पिक कर रहा है। हालांकि यहाँ पर सारे सेक्टर्स परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, लेकिन जिन सेक्टर्स में परफॉर्मेंस है उनमें आउट परफॉर्मेंस जरूर दिख रही है। आपको क्लियरली आज दिखाई देता है। अगर आप F&O की ब्रेथ को देखें तो इस वक्त लगभग 130 एडवांसेस हैं, बढ़ने वाले शेयर हैं, और उनके आगे अब भी 60 ऐसे स्टॉक्स होंगे जो डिक्लाइनिंग होंगे, और ये सेक्टर स्पेसिफिक मूव आ रहे हैं। लेकिन अगर यहाँ पर अगर हम ब्रेक डाउन करें, सीमेंट आपको एक अच्छे बिल्टअप के साथ दिखाई दे रहा है, लेकिन ऑन द कॉन्ट्रेरियन, क्योंकि ये क्रूड में इसका एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट भी होता है, इस तरह की एंटिसिपेशन ट्रेडर्स के बीच में होगी कि अगर यहाँ से कोई बातचीत निकलती है, स्टेम हो पाएगा ऑयल का प्राइस, तो जहां जहां भी क्रूड ऑयल एज एन इंग्रेडिएंट यूज होता है, एज अ कंपोनेंट यूज होता है, तो वहां पर शायद थोड़ी नरमी उन पॉकेट्स में देखने को मिल सकती है। आप क्रूड में, सीमेंट में यहाँ पर लॉन्ग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। बैंकिंग में फिलहाल अभी शॉर्टनेस वीकनेस है, और वहां वो ही नीचे ड्रैग कर रहा है इंडेक्स को, जिसके चलते हम देख रहे हैं कि इस वक्त बैंक निफ्टी भी लाल निशान में है। टेक्नोलॉजी में अच्छी खासी ट्रेडिंग हो रही है, आपको IT पैक से स्टॉक्स अच्छे दिखाई देंगे, लेकिन क्लियरली एडवांसेस जो है आपको सीमेंट पैक में दिखाई दे रहा है, और मेटल, फेरस, नॉन फेरस, कमोडिटीज वन साइडेड रैली दिखा रहे हैं। एक बार कुछ और स्टॉक्स जो हैं ऑफ बीट स्टॉक्स हैं, जिनका इस पर्टिकुलर ट्रिगर से लेना देना नहीं है, लेकिन इनके ट्रिगर्स दूसरे हैं, उन पर नजर डालते हैं। हेवल्स, व्हर्लपूल, जितने भी व्हाइट गुड्स हैं आप इन्हें देखें। राजेश, क्या कहना ठीक होगा, क्योंकि अब नाउ वी आर ऑन द स्टार्ट ऑनसेट टू समर्स, उसके चलते हम देख रहे हैं कि इन स्टॉक्स में एक मूवमेंट है। क्रॉम्पटन, कई सारे स्टॉक्स हैं जो आपको आज एक बस दिख रही है। क्या ये ट्रिगर रहेगा, या फिर चार्ट्स टेक्निकली भी अच्छे हैं इसलिए भी चल रही है मूव? तो देखिए, इसी स्पेस में वोल्टास का सेटअप तो काफी अट्रैक्टिव है, काफी समय से एक रेंज में कंसोलिडेट करते हुए दिख रहा है। जिस तरीके से वोल्टास में हमें लगता है वीकली और डेली सेटअप के हिसाब से जो स्ट्रेंथ बनी हुई है, तो वोल्टास को यहाँ पे फोकस में रखा जा सकता है। और जिस तरीके के सेटअप बने, हमें लगता है स्टॉक आगे आने वाले दिनों में 1350 से 1390 तक की अपसाइड भी यहाँ से कंटिन्यू करते हुए दिख सकता है। तो ये स्टॉक में अपॉर्चुनिटी, इसको एक्यूमुलेट किया जा सकता है 1220 के स्टॉप लॉस से। वहीं दूसरी जगह हम देखें तो हेवल्स में भी जो एक करेक्शन का दौर चलते हुए दिख रहा था, उसके बाद स्टॉक में लोअर साइड पे ऑलमोस्ट अगर हम देखें तो 15 से 20 ट्रेडिंग सेशन से स्टॉक एक रेंज में कंसोलिडेट करते हुए दिख रहा है। 1130 से लेके अगर हम इसका सेटअप देखें 1130 से 1220, ये एक रेंज में कंसोलिडेट करते हुए दिख रहा है, और मल्टीपल टाइम लोअर बैंड पे जाके इसमें एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट बना है, और वहां से पुल बैक जरूर दिया है स्टॉक में। तो हमें लगता है ये सेगमेंट को यहाँ पे फोकस में बिल्कुल रखना चाहिए, और जिस तरीके के चार्ट स्ट्रक्चर बन रहे, हमें लगता है हेवल्स भी यहाँ से जैसे ही ये 1200 के लेवल को सरपास करेगा, तो फिर यहाँ से एक मोमेंटम अपसाइड का कंटिन्यू होते हुए दिखेगा, जो कि स्टॉक को फिर 1260 की तरफ भी लेके जा सकता है। तो हेवल्स में भी डिप्स में बाय करेंगे 1150 के स्टॉप लॉस से। प्योरली 1150 के स्टॉप लॉस को मेंटेन किया जाना चाहिए। हैवेल्स में गिरावट में खरीदारी के मौके यहाँ पर बनते हुए दिख रहे हैं, लेकिन आज डील के चलते बायकॉन फोकस में रहा। वाइट्रिस बायोसिमिलर्स के साथ हुई डील पर बायकॉन की एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन और फाउंडर किरण मजुमदार शॉ ने कहा कि इस डील के जरिए कमर्शियल बाजार में पकड़ बनाने में मदद मिलेगी। One of the key driving, rationales of doing this deal was to make sure that we have a commercial front end for developed markets. Thus far, Biocon was present in emerging markets, and as you know, we already had plans in place to start building a commercial engine for developed markets for our future pipeline of products. But this deal actually accelerates and leapfrogs us into the commercial space in developed markets, which is actually a very smart way of doing it, because I think Viatris already has a running engine which we need to seamlessly now transfer to Biocon Biologics over the next 2 years. So we believe that this is a very risk-free model of really creating that commercial engine, which otherwise would have taken us a lot of time, and we would have had to have a lot of knowledge building in the process. This actually allows us to leapfrog into the commercial space.
राइट तो बायकॉन पर मैनेजमेंट से यहाँ पर उनकी राय हमने जानी, लेकिन राजेश जी बायकॉन ऑफ कोर्स यहाँ पर हम देख रहे हैं कमजोरी है, न्यूज़ बेस्ड खबर है जिस पर फोकस है, लेकिन टेक्निकली एक बार बायकॉन के चार्ट्स भी देखकर अपना आउटलुक हमें बताया। मारुति जिस तरह से हम देख रहे हैं निचले स्तरों से आज स्टॉक रिएक्ट करता हुआ फिलहाल दिख रहा है, एक अपटिक फिलहाल नजर आ रहा है, करीब ½ % की तेजी अगर स्टॉक में देखें। मारुति सुजुकी पर राय क्या होगी, आगे और ज्यादा तेजी के अनुमान है? तो मानसी देखिए बायोकॉन में जरूर हमने आज एक बड़ा कट देखने को मिला और जिस तरीके से स्टॉक में अब ये 350 के नीचे सस्टेन कर रहा है, तो इसने एक अपना जो इमीडिएट सपोर्ट एरिया था चार्ट पे वो भी तोड़ते हुए दिख रहा है। हमें लगता है आज की क्लोजिंग इंपॉर्टेंट होगी, अगर आज ये 350 के नीचे क्लोज करता है तो यहाँ से थोड़ा सेलिंग प्रेशर और एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है और स्टॉक में हो सकता है हमें 330-320 तक की भी लोअर साइड के टारगेट आते हुए दिख सकते हैं। तो बायोकॉन 350 के नीचे आज की क्लोजिंग होती तो शॉर्ट का ट्रेड कैरी किया जा सकता है और यहाँ पे 330 के आसपास या 320 के आसपास वापस से अपनी पोजीशन को कवर किया जा सकता है। स्ट्रक्चर आज के फॉल के बाद एक वीक जोन में जाते हुए दिख रहा है। वहीं हम ऑटोमोबाइल में मारुति के सेटअप की बात करें तो ओवरऑल इसका सेटअप जिस तरीके से बना हुआ है, स्टॉक में एक स्ट्रेंथ यहाँ पे बिल्कुल बनी हुई है। 8100 8150 काफी अच्छा ब्रेकआउट लेवल था, इसके ऊपर ही स्टॉक कंटिन्यूअस बेसिस पे वॉलेटाइल मार्केट में भी सस्टेन करके ट्रेड करते हुए दिख रहा है। और आज जिस तरीके से अभी लास्ट 15 मिनट में हमने जिस तरीके से पुल बैक एक्शन और एक रिकवरी का ट्रेड इसमें बनते हुए दिखा है, हमें लगता है मारुति यहाँ से एक अच्छा अपमूव कंटिन्यू करते हुए दिख सकता है। तो यहाँ पे पोजीशन हम यहाँ पे कैरी करने की सलाह देंगे और हमें लगता है इसमें टारगेट आना चाहिए करीब 8600 तक के, स्टॉप लॉस होगा 8150 का। तो मारुति हमें यहाँ पे पोजिशनल बेसिस पे एज वेल एज BTST पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। राइट बिल्कुल। तो मारुति ने जैसे प्रोडक्शंस भी बढ़ाई अपनी और लास्ट क्वार्टर में हम देख रहे हैं कि रेट हाइक्स भी हुए मारुति की तरफ से, तो सेल्स फिगर्स पर फोकस होगा और इस बीच मारुति राजेश को यहाँ पसंद आता हुआ है टेक्निकली, तो ऑटो स्पेस ज्यादा तौर पर फोकस में होगा। कल देखना होगा कि यहाँ किस तरह के नंबर्स निकल कर आते हैं, लेकिन बाजार पहले से रिएक्शन देना शुरू कर देता है। आप मारुति सुजुकी में देखें कि यहाँ पर एक अच्छी मूव दिख रही है, आप मूव और टेक्निकली भी एक अच्छा स्टॉक दिखाई दे रहा है राजेश को। श्रीकांत अगर कुछ और स्टॉक्स की यहाँ बात करें, आप देख रहे हैं कि स्पेशलिटी केमिकल्स में हालांकि इनफैक्ट आपका मिड कैप आईटी पे व्यू पहले जानना चाहेंगे। आप परसिस्टेंट को देखिए, LTTS को देखिए, एम्फेसिस, इन सारे काउंटर्स में सुबह भी एक बाइंग थी। फिलहाल आपको मिड कैप आईटी में क्या पसंद आता है? बिल्कुल। तो देखिए यहाँ पे रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस के बेसिस पे अगर किसी स्टॉक को अगर हम स्कैन करते हैं या मिड कैप आईटी को अगर स्कैन करते हैं तो हमें लगता है कि यहाँ पे एम्फेसिस BFL पे फोकस करना चाहिए, जो तकरीबन 3100 के करीब ट्रेड कर रहा है। और यहाँ पे हमें लगता है कि ये स्टॉक ने काफी लंबा वक्त निकाला है 2950 से लेकर 3000 के बीच में, और जैसे इसके ओवरऑल एक ट्रायंगल फॉर्मेशन बन रहा है तो हमें लगता है कि ये बुलिश कंसोलिडेशन कंप्लीट करने के बाद वापस एक बार 3250 से लेकर 3300 के लेवल से दिखा सकता है। तो करंट लेवल से इसे भी लॉन्ग किया जा सकता है। यहाँ पे हमें स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा 3040 का। और साथ ही साथ हमें लगता है कि टॉप 3 स्टॉक्स के बाद अगर किसी के ऊपर अगर फोकस करना है तो टेक महिंद्रा पे फोकस किया जा सकता है। यहाँ पे अच्छा खासा एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस बना है एंड आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम ऐसे कोई फॉर्मेशन हमें आईटी स्टॉक्स में देखने मिल रहे हैं। तो करंट लेवल से टेक महिंद्रा को भी लॉन्ग किया जा सकता है, जो 1410-15 के करीब ट्रेड कर रहा है। हमें लगता है कि ये स्टॉक वापस 1500-1550 के लेवल्स को छू सकता है। टेक महिंद्रा की एक न्यूज भी अब से कुछ देर पहले हमने एक पूरी इंटरेक्शन में मैनेजमेंट के साथ सुनाई थी। चलिए कुछ और स्टॉक्स को भी देखें। श्रीकांत, और स्पेशलिटी केमिकल्स की भी आप बात करनी चाहिए। आप स्टॉक्स लाइक अतुल लिमिटेड, आप इन स्टॉक्स को देखें, आज यहाँ पर भी एक अच्छा बज है। आप स्पेशलिटी केमिकल को कैसे देखेंगे, क्योंकि कई सारे व्यूज निकल कर आते हैं कि इनको भी इस साल फायदा मिलने की उम्मीद है। हमने देखा कि पिछले साल इनफैक्ट जब कोविड स्टार्ट हुआ था तो इस स्पेस ने अच्छा परफॉर्म किया था, लेकिन उसके बाद कुछ खास मूव नहीं थी। आप फर्टिलाइजर, स्पेशलिटी केमिकल, आप GNFC का काउंटर देखें, यहाँ पर अच्छी मूव है। और चार्ट्स पर किस तरह से दिख रहा है GNFC एंड अतुल? बिल्कुल। तो देखिए अगर स्पेसिफिकली GNFC की बात करें तो यहाँ पे अगेन काफी बड़ा इसमें आउट परफॉर्मेंस है, और इतने बड़े भारी पैनिक में भी ये स्टॉक अपने 500 के लेवल्स को काफी अच्छी तरीके से होल्ड करते हुए नजर आया था, और अभी वापस एक इसमें रिकवरी बनी है। अगर इसके लॉन्ग टर्म चार्ट्स को रीड करते हैं तो इसने काफी बड़ा एक स्विंग क्रॉस किया है, और इसके बाद के जो लेवल्स नजर आ रहे हैं वो तकरीबन हमें
₹600, ₹625 के नजर आ रहे हैं। तो करंट लेवल से भी इसे लॉन्ग किया जा सकता है, क्योंकि मार्केट एक बाउंस बैक मोड में है। तो हमें लगता है कि यहाँ पे जितने भी आउट परफॉर्मिंग स्टॉक्स है, सबसे पहले उनमें हमें और परफॉर्मेंस देखने मिलेगा। और अगर करंट लेवल से जीएनएफसी को लॉन्ग करते हैं तो ये स्टॉक वापस इमीडिएट उसके जो हाईएस्ट लेवल से 575 580 के उसे वो छू सकता है। तो करंट लेवल से इसे बिल्कुल लॉन्ग किया जा सकता है। हम यहाँ पे 540 का स्टॉप लॉस रखेंगे। साथ ही साथ अगर अतुल की बात करें तो ये भी स्टॉक एक ट्रायंगल फॉर्मेशन में जा चुका है, जिसका इंडिकेशन यही आ रहा है कि इसने अपने लोअर बाउंड्री की जो एक लेवल होती है उसे छू लिया है। उसके बाद वापस ये स्टॉक 10,000 के काफी नजदीक जा सकता है, जो काफी अच्छा एक डिसेंट रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है। करंट लेवल से अगर इसे लॉन्ग करते हैं तो हमें थोड़ा स्टॉप लॉस बड़ा रखना पड़ेगा। 8,900 का स्टॉप लॉस रखें और यहाँ पे 9,500 और 9,900 के टारगेट हम आने वाले कुछ दिनों में देख सकते हैं। राइट राजेश, सिर्फ ऑटो पैक ही नहीं, आप ऑटो एंसिलरी में भी कुछ काउंटर सेलेक्टिव देखें तो वहां पर भी एक अच्छी मूव है। हमारा राजा बैटरीज, यहाँ पर आपको एक मूव दिखती हुई दिखाई दे रही है और बहुत बड़ी अंडर परफॉर्मेंस झेल चुका है स्टॉक। अब कैसा दिखता है चार्ट्स पर, क्या अभी ओवरसोल्ड जोन से निकला है? तो देखिए, स्टॉक में जरूर लोअर साइड से एक रिकवरी का ट्रेड बनते हुए दिख रहा है। बैटरी स्पेस में अगर अमरा राजा की हम बात करें तो स्टॉक में हालांकि स्ट्रक्चर तो उसका वीक है, लेकिन ओवरसोल्ड जोन से जरूर एक पुलबैक का ट्रेड बनते हुए दिख रहा है। लेकिन हमें लगता है इस पुलबैक में जब तक ये स्टॉक 580 के ऊपर जब तक सस्टेन नहीं करेगा, ये पुलबैक में वापस हमें लगता है सप्लाई प्रेशर हायर साइड पे आते हुए दिखेगा। तो ओवरऑल वीक स्ट्रक्चर है ये पुलबैक का। मैं अगर किसी ने लोअर साइड पे अगर बाय भी किया हुआ है तो हम सलाह देंगे कि करीब 580 के आसपास अगर ये स्टॉक आता है तो वहां पे एक बार प्रॉफिट जरूर बुक करना चाहिए। और लोअर से अब यहाँ पे अगर किसी का लॉन्ग साइड का ट्रेड है तो उसमें स्टॉप लॉस जो होगा वो करीब होगा 545 के आसपास। तो कैरी किया जा सकता है ट्रेड, पुल बैक का ट्रेड जरूर बन रहा है। तो हमें लगता है 580 तक की जगह है, वहां पे प्रॉफिट बुक कर लेंगे। ठीक है, ऑलराइट। तो आप यहाँ प्रॉफिट बुक करने की सलाह दे रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल, या फिर कैरी भी किया जा सकता है ट्रेड, इस तरह की सलाह रहेगी। चलिए एक और व्यू सुनाते हैं आपको बाजार के एक और बिग वॉइस का, कोटक एएमसी के सीईओ हर्ष उपाध्याय, जब उन्होंने उनसे खास बातचीत की, जियोपॉलिटिकल टेंशन पर बात की, मार्केट्स पर उनका आउटलुक जानने की कोशिश की। तो आइए उनका क्या व्यू बन रहा है, सुनवाते हैं आपको। The list of concerns is only growing. Initially, for the last couple of months, we were worried about how change in monetary policies across global banks is going to affect equity valuations and emerging market flows, etc. And now Russia-Ukraine conflict has added to at least in terms of concerns. I would say that it's too early to say what would be the impact both in the short term and in the medium term on the markets, because we are just starting to see some impact on currency markets and financial markets, and we are just a few days into the conflict. It remains to be seen how it develops. In this scenario, I would still believe that once this conflict is behind us, monetary policies around the globe will become the central issues for the markets. So to that extent, it's very difficult to say that the volatility will die down once the conflict is kind of resolved. It may take a breather, there may be a relief rally for some time, but I would say that the change in monetary policies around the globe will be the central issue and will continue to bother markets in 2022 for quite some time. So to that extent, yes, valuations are corrected, but in a situation where geopolitical events are turning on a daily basis and where there are concerns about even medium-term equity valuations because of the interest rate changes that we are likely to see, it's very difficult to call a bottom. I think you need to just look at companies and sectors where earnings steadiness is going to continue, and those are the pockets where you would probably build your positions in times of corrections. But there are also at the same time a large number of pockets where valuations are still high. So if market continues to move sideways or continues to correct, those pockets will remain under pressure in our opinion. ऑलराइट, तो जहां अच्छी वैल्यूएशन है उन स्टॉक्स को आपको जरूर प्लस करने की सलाह देंगे बड़े एक्सपर्ट्स। अब चले एक बार कुछ और स्टॉक्स यहाँ पर राजेश, रिलायंस पर क्या व्यू बनेगा? हैवी वेट है, बाजार में अगर परफॉर्म करना होगा ऊपर के लेवल, तो आज तक पुल बैक रैली भी थी, लेकिन आगे अब इसकी किस तरह से चाल दिख रही है? 2350 हम नई एक्सपायरी में है, और क्या ओवरसोल्ड जोन, माइनर बॉटम ये सब बन गए हैं और अब हैवी वेट्स परफॉर्म करेंगे, इंडेक्स को ऊपर ले जा पाएंगे? ऐसी कोई अटेम्प्ट करना चाहिए? चार्ट्स पर किस तरह से दिख रहा है रिलायंस का काउंटर? तो देखिए,
प्रियंका जी, रिलायंस का स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो स्टॉक में जो पिछले दिनों में जो गिरावट थी उसमें 200 डे मूविंग एवरेज को ब्रेक करके उसके नीचे भी स्टॉक गया था, लेकिन आज की रिकवरी जो बनी है उसमें वापस से इसने 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर अब यहाँ पे रिगेन करते हुए दिख रहा है वो लेवल को। तो हमें लगता है कि आज की रिकवरी काफी इंपॉर्टेंट है रिलायंस के सेटअप के हिसाब से। अगर ये स्टॉक अब यहाँ पे 2330 2325 के ऊपर ही क्लोजिंग देता है और उसके ऊपर ही अब सस्टेन करता है तो हमें लगता है कि यहाँ से प्रोबेबिलिटी, हाई प्रोबेबिलिटी के पुलबैक का ट्रेड और एक्सटेंड करते हुए दिख सकता है। और हमें लगता है कि यहाँ पे जो नेक्स्ट इसका पड़ाव है वो करीब आएगा 2400 के आसपास, 2400 और 2420 की रेंज में। वो लेवल काफी इंपॉर्टेंट होंगे, वहां पे एक बार वापस से रिव्यू करना चाहिए। तो हमें लगता है पुलबैक का ट्रेड तो यहाँ से कैरी करना चाहिए और अब स्टॉप लॉस को लेके आए 2325 के आसपास। और पोजीशन हमें लगता है कि अगले 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में जिस तरीके की इसमें रिकवरी बन रही है ये स्टॉक 2400 2420 की तरफ जाता हुआ दिखेगा, वहां पे एक बार वापस स्टॉक को रिव्यू करें। फिलहाल के लिए यानी आज जिनके पास पोजीशन होगी वो जरूर बुक कर सकता है, लेकिन एक बार कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स है जैसे रीटेस्ट करेगा बाजार। बैंक स्टॉक्स में एक बार देख लेते हैं आज टॉप परफॉर्मेंस। आपको टॉप परफॉर्मिंग काउंटर्स जो लगे वो प्राइवेट स्पेस बैंक्स थे। आपको आईसीआईसीआई बैंक, फेडरल बैंक, आरबीएल बैंक, इनमें एक अच्छी मूव देखने को मिली। इनफैक्ट एसबीआई आपको अगर आप इस स्प्रेड को पब्लिक वर्सेस प्राइवेट करें तो आज पब्लिक सेक्टर बैंक से पीएसयू स्पेस ने इतना कॉन्ट्रीब्यूट नहीं किया और ना ही एचडीएफसी बैंक ने कॉन्ट्रीब्यूट किया। श्रीकांत, एचडीएफसी ग्रुप पर क्या व्यू बनेगा आपका? आपको लगता है कि एचडीएफसी बैंक हो, एचडीएफसी लिमिटेड हो, यहाँ पर अच्छी खासी ओवरसोल्ड जोन हो गई है और अब क्योंकि पीछे के हफ्ते में जिस तरह के वॉल्यूम्स, डिलीवरी वॉल्यूम्स देखे जाए एचडीएफसी लिमिटेड पे तो वो एक लोअर लेवल्स पे, सपोर्ट के लेवल्स पर आ गया और अब शायद यहाँ से बाइंग इमर्ज हो सकती है जब भी मार्केट को थोड़ी क्लैरिटी मिलेगी। बिल्कुल। तो देखिए, अगर एचडीएफसी ग्रुप जो पहले काफी मार्केट में पार्टिसिपेट करता था, इनफैक्ट उसके पीछे इनफैक्ट मार्केट काफी अच्छा चलता था, इस बार इस ग्रुप ने काफी बड़ा अंडर परफॉर्मेंस दिया है। लेकिन हमें हमेशा ऐसे लगता है कि जब तक एचडीएफसी लिमिटेड यहाँ पे तेजी नहीं बनेगी तब तक हमें नहीं लगता कि ये पूरा ग्रुप चले। लेकिन ये पिछले 4 या 5 दिनों से अगर आप देखें तो एचडीएफसी लिमिटेड में एक स्पेसिफिक बाइंग इंटरेस्ट बनते जा रहा है और ये स्टॉक अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट के भी करीब आ चुका था, 2280 2290 के करीब। और हमें लगता है कि जैसे इसमें डिलीवरी बेस्ड वॉल्यूम बढ़ते जा रहे हैं और जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है उसमें भी जो इजाफा हो रहा है ये इंडिकेट कर रहा है कि इसमें वापस इंटरेस्ट लौट रहा है। और ये स्टॉक अगर अभी 2360-70 के करीब चल रहा है तो लगता है कि अभी भी करंट लेवल से भी इसे लॉन्ग किया जा सकता है। आने वाले दिनों में हमें लगता है कि ये स्टॉक वापस अपने एक इक्विलिब्रियम लेवल के काफी नजदीक आ सकता है, जो है 2550 से लेकर 2600 के लेवल्स। तो करंट लेवल से एचडीएफसी लिमिटेड को लॉन्ग किया जा सकता है। हमें लगता है कि एचडीएफसी लाइफ या एचडीएफसी एएमसी या तो एचडीएफसी बैंक, इन सभी में हमें लगता है कि थोड़ा अंडर परफॉर्मेंस और भी जारी रहेगा। एक बार एचडीएफसी लिमिटेड अगर 2600 के लेवल्स को अगर छू लेता है उसके बाद हमें शायद इन सब स्टॉक्स में तेजी देखने मिल सकती है। ऑलराइट, ठीक है। इनफैक्ट सारे एएमसी काउंटर्स में आज एक बहुत अच्छा मूव है। श्रीकांत, आप एचडीएमसी की बात कर रहे हैं, यूटीआई एएमसी को लेकर आए एक बार डायरेक्टर साहब, 10% का मूव आपको दिखाई दे रहा है। तो एएमसी स्टॉक्स में हमने कुछ दिन पहले निकुंज की नजर में मॉर्निंग शो में कहा भी था, अपने व्यूवर्स को बताया भी था कि एएमसी स्टॉक्स में आगे जाके आपको मूव देखने को मिल सकती है। लाइफ इंश्योरेंस एक दूसरा स्पेस है जहां पर निकुंज की नजर भी है। और आप देखें यहाँ एएचडी एएमसी और साथ ही यूटीआई एएमसी, इसके अगर हम चार्ट्स देखें यहाँ पर आपको एक अच्छा खासा 10% के 9.5% के आसपास आपको यूटीआई एएमसी, इनफैक्ट दूसरे भी निपॉन इंडिया, ये सारे स्टॉक्स पे हम देख सकते हैं। यहाँ पर क्या व्यू बनेगा आपका राजेश एएमसी स्टॉक्स पे? तो देखिए, ये स्टॉक सारे करेक्शन के दौर से गुजरते हुए दिख रहे थे, लेकिन अगर हम पिछले 4-5 दिन का सेटअप देखें तो लोअर साइड पे जरूर एक कहीं ना कहीं बाइंग इंटरेस्ट बिल्कुल बनते हुए दिखा और एक रिकवरी का ट्रेड सभी एएमसी स्टॉक्स में देखने को मिला है। इसी में अगर हम देखें तो नैम इंडिया, यूटीआई एएमसी, एचडीएफसी एएमसी, तीनों स्टॉक्स को अगर हम देखें तो तीनों में एक रिकवरी का ट्रेड जरूर बना है लोअर साइड से। यूटीआई एएमसी में तो काफी अच्छा प्राइस एक्शन आज के सेशन में बना और जिस तरीके से आज का क्लोजिंग अगर ये 790 785 के ऊपर करता है तो हमें लगता है कि यहाँ पे मोमेंटम और भी एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है, क्योंकि हालांकि एक काफी बड़ा करेक्शन का दौर इन पूरे सेगमेंट में हमने देखा है। तो हमें लगता है कि अब जो रिकवरी बनी है पिछले 2-3 दिन का एक बेस फॉर्मेशन के बाद ये रिकवरी एक्सटेंड होते हुए दिख सकती है। यूटीआई एएमसी में 830 840 तक के अपसाइड यहाँ पे आते हुए दिख सकती है 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में। और वहीं अगर हम देखें तो निपॉन एसेट मैनेजमेंट, नैम इंडिया को भी अगर देखें तो उसमें भी एक बेस फॉर्मेशन होते हुए दिख रहा है और जिस तरीके के सेटअप बने 325 330 तक के अपसाइड के टारगेट आते हुए दिख सकते हैं। 300 रुपए का स्टॉप लॉस उसमें सजेस्ट करेंगे।
राइट श्रीकांत, एक बार आप डिफेंस काउंटर्स देखें, HEL, BEL, यहाँ पर भी आपको एक अच्छा मूव दिखेगा। इनफैक्ट लास्ट के 15 मिनट में भी आपको थोड़े से यहाँ पर और बिल्टअप होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या राय रहेगी इन काउंटर्स पर? बिल्कुल, तो देखिए अगर ये स्टॉक्स डिफेंस के स्टॉक्स अगर चलने हैं तो इनमें जो सबसे पहले स्टॉक चलना चाहिए वो है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, जो तकरीबन 210-211 के करीब ट्रेड कर रहा है और पिछले कई दिनों से इसने एक रेक्टेंगल कंसोलिडेशन में काफी बड़ा वक्त निकाला है। इसी पर्टिकुलर फॉर्मेशन के बेसिस पे हमें लगता है कि ये स्टॉक आने वाले दिनों में अपने प्रीवियस हाइस को यानी कि 225 या 30 के लेवल्स को बिल्कुल क्रॉस कर सकता है और ये जो अभी इवेंट चल रहा है उसके पीछे हमें लग रहा है कि एक रिन्यूड इंटरेस्ट इन सभी स्टॉक्स में वापस से बना हुआ है। इसी वजह से हमें लगता है कि हर एक जो कंट्री है वो अपने अपने जितने भी डिफेंस की जो ताकत है उसको बढ़ाने की कोशिश करेगी और इसके बाद हमें लगता है कि वापस जो बजट का जो अलोकेशन है शायद वो बढ़ सकता है और शायद उसी एंटिसिपेशन में, चूंकि मार्केट काफी सारी चीजों को काफी पहले डिस्काउंट कर लेता है, हमें लगता है कि इन सब स्टॉक्स में हमें आने वाले दिनों में बिल्कुल तेजी देखने मिलेगी। करंट लेवल से भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ साथ मैं भारत डायनेमिक्स, इन दोनों स्टॉक्स को खरीदने की सलाह दूंगा। करंट लेवल से भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लॉन्ग करते हैं तो 210 में लॉन्ग करें, 200 रुपए का स्टॉप लॉस रखें और अगर भारत डायनेमिक्स अगर लॉन्ग करना है तो 450 में लॉन्ग करें, 435 का स्टॉप लॉस रखें और 480 से लेकर 490 के टारगेट्स नजर आते हैं। ऑलराइट, तो ये तो हाल के टारगेट HEL के टारगेट है। BEL के क्या टारगेट रहेंगे? 200 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के यहाँ से प्लस करते हैं तो श्रीकांत? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के जो रेक्टेंगल कंसोलिडेशन के जो टारगेट्स है वो तकरीबन 225 से लेकर 227 के हैं, तो हम 230 के टारगेट्स पकड़ के चल सकते हैं और 210-211 के करीब अभी ये मिल रहा है। ठीक है, दोनों काउंटर्स में अच्छा खासा मूव और एक आपको रैशनल भी समझाया श्रीकांत ने इन सब के बीच में। कुछ और काउंटर्स जहां पर हम देख रहे हैं ओपन अप थीम के काउंटर्स में भी आपको आज अच्छे खासा रुझान देख रहा है। आपको डेल्टा कॉर्प, PVR, यहाँ एक अच्छा बाउंस है। ये काउंटर्स वो ऐसे काउंटर्स है जहां सबसे पहले शॉर्ट्स भी बनते हैं खराब सिचुएशन आने पर और अच्छी रिकवरी या पुल बैक रैली में सबसे पहले पार्टिसिपेटिंग काउंटर्स भी होते हैं। हाई बीटा स्टॉक्स हैं ये। हाई बीटा स्टॉक्स इस वक्त अगर राजेश कोई आपको पसंद आता हो यहाँ पर, हालांकि ट्रिगर्स अच्छे हैं, PVR हो, डेल्टा कॉर्प हो, ओपन अप का थीम है, आप कोरोना की तो कोई बात भी नहीं करता, कोई आपका इसमें पसंदीदा स्पेस से कोई काउंटर? तो PVR के साथ ही जाना चाहूंगा मैं। जिस तरीके से स्टॉक में एक करेक्शन के बाद जिस तरीके से एक डाउन स्लोपिंग चैनल का ब्रेकआउट होते हुए दिख रहा है डेली चार्ट पे, हमें लगता है कि ये स्टॉक में मोमेंटम यहाँ से और एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है। और आज के सेशन में भी अगर देखें तो थ्रू आउट द सेशन काफी अच्छा एक्यूमुलेशन स्टॉक में थ्रू आउट द सेशन होते हुए दिखा है। तो जिस तरीके के PVR के स्ट्रक्चर है, मुझे लगता है कि ये स्टॉक यहाँ से 1700 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकता है। तो 1600 के स्टॉप लॉस से PVR को बाय करने की सलाह रहेगी। 1700 पहला टारगेट होगा। अगर ये 1700 के लेवल को सरपास करता है तो 1770 तक की भी अपसाइड इसमें आते हुए दिख सकती है। तो एक करेक्शन के बाद एक चैनल का ब्रेकआउट होते हुए दिख रहा है इसमें, इसीलिए हमें लगता है कि ये स्टॉक यहाँ से एक अप मूव कंटिन्यू करते हुए दिख सकता है। क्या ऐसे में राजेश अब यहाँ पर कौन से इंडेक्स पे लेवल्स हैं जो आपको कंफर्ट देते हैं? क्योंकि ओवरनाइट रिस्क अगर ना लेना हो किसी ट्रेडर को तो वो क्या करे अब लास्ट के कुछ मिनट जहां पर उसे अपनी पोजीशन या तो स्क्वायर ऑफ करनी है या कैरी करनी है, क्या करेंगे? देखिए, रिस्क तो है क्योंकि आउटकम पे काफी कुछ निर्भर करेगा। क्या आउटकम आते हैं जो विवाद के चलते, ये जियोपॉलिटिकल टेंशन में जो डिस्कशंस चालू है उसके चलते जो भी आउटकम आएगा उसका इम्पैक्ट तो हमें गैप अप गैप डाउन के थ्रू बिल्कुल देखने को मिलेगा। लेकिन निफ्टी के सेटअप की बात करें तो इसमें काफी अच्छी स्ट्रेंथ बनी हुई है और ऑलमोस्ट हम 16,800 के आसपास अब ट्रेड करते हुए यहाँ पे नजर आते हैं। तो हमें लगता है कि निफ्टी में अगर किसी की पोजीशन है तो वो कैरी की जा सकती है। यहाँ पे स्टॉप लॉस जो रखना होगा वो होगा करीब 16,630 के आसपास अब स्टॉप लॉस रखें और निफ्टी की पोजीशन को कैरी करें। और हमें लगता है कि अगर कुछ भी पॉजिटिव आउटकम आएगा तो ये अब यहाँ से 16,950 17,000 तक के लिए निफ्टी में यहाँ पे अप मूव कंटिन्यू होते हुए दिख सकता है। लेकिन बैंक निफ्टी की बात करें तो आज के सेशन में काफी अंडर परफॉर्मेंस रहा। बैंक निफ्टी में अभी भी रिकवरी का पूरा ट्रेड नहीं बनते हुए दिख रहा है और हायर साइड पे जरूर एक सप्लाई बना हुआ है। 36,300 36,400 ये एक सप्लाई जोन बने हुए। तो हमें लगता है बैंक निफ्टी के लिए अभी थोड़ा वेट करना चाहिए। यहाँ पे कंफर्ट जो आएगा बाइंग के लिए वो आएगा करीब 36,700 के ऊपर ही। जब तक वो लेवल क्रॉस नहीं होते हमें लगता है थोड़ा सा अभी बैंक निफ्टी को अवॉइड करना चाहिए करंट लेवल पे। जब तक वो लेवल क्रॉस नहीं होते यहाँ पे लॉन्ग साइड का ट्रेड हम एडवाइस नहीं करेंगे।
सिलेक्टिव बाइंग, लेकिन आज रिकवरी बहुत अच्छी। बट जिस तरह से यूक्रेन ऑफिशियल्स और रशिया के बीच में बातचीत चल रही है बेलारूस पे, उससे क्या निकल कर आता है? रशिया ने रेट हाइक्स किए हैं, लगभग 9% से रेट हाइक सीधा जंप करके 20% बढ़ा दिए। वो एक डिसरप्शन क्रिएट करेगा, जिसके चलते आप देख रहे हैं आज मेटल पैक अच्छा खासा बाजिंग भी है। तो ये सारे ट्रिगर्स है। सिलेक्टिव बाइंग आपको दिख रही है मार्केट्स में, लेकिन एक पूरा क्लियर डायरेक्शन अभी मिसिंग है। लेकिन ऐसे में सपोर्ट लेवल्स का ध्यान जरूर रखें, जो राजेश जैसा से अभी बता रहे थे। तो मार्केट इज अबाउट टू क्लोज इन अंदर 3-4 मिनट्स, लेकिन एक बहुत ही अच्छा पुल बैक अटेम्प्ट किया। लेकिन इस वक्त आप डाउ फ्यूचर्स को देखें तो एक रिस्क के साथ तो हम यहां से क्लोज होंगे। डाउ फ्यूचर्स अब भी आपको 500 पॉइंट्स नीचे दिखाई देगा। आप एशियन मार्केट को देखेंगे तो वहां पर आपको फिर भी थोड़ी रिकवरी दिखेगी। एशियन मार्केट्स आपको निकाई ठीक दिखेगा, स्ट्रेंथ के साथ दिखाएगा, या फिर फ्लैट टू पॉजिटिव दिखाई देगा। लेकिन इस वक्त जिटरीनेस जो है वो आपको यूएस मार्केट से जरूर डाउ फ्यूचर्स के फॉर्म में दिखाई दे रही है। लेकिन एक बार चलिए मानसी से समझ लेते हैं आज पूरे दिन किस तरह का ट्रेड सेटअप रहा, हम कहां खुले थे, किन लेवल्स को अचीव किया बाजार ने, और कौन से सेक्टर से आज आउट परफॉर्म किया कि आज हम ग्रीन में क्लोज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मानसी, ओवर टू यू। बिल्कुल, तो यहाँ पर देखिए उतार चढ़ाव भरा सेशन जरूर रहा, लेकिन अगेन मार्केट्स ने अपनी स्ट्रेंथ दिखा दी है। आखिरी कुछ घंटों में ही कह सकते हैं, हमने बस आधे घंटे पहले देखा एक रिकवरी आती हुई देखने को मिली, और उसके बाद सेंसेक्स में करीब 1100 अंकों की हमने निचले स्तरों से रिकवरी देखी, और निफ्टी में भी आप देखेंगे करीब 350 अंकों की रिकवरी जो है निचले स्तरों से बिल्कुल देखने को मिली। क्लोजिंग अगर देखेंगे यहाँ पर 56,000 के ऊपर, 56,200 के ऊपर सेंसेक्स की होती है, और निफ्टी की अगर बात करें 16,780 के लेवल्स पर क्लोजिंग देखने को मिल रही है। अब बैंक निफ्टी की तरफ से बिल्कुल सपोर्ट नहीं मिलते हुए दिखे, वहां से कमजोरी का दबाव जो है लगातार बना रहा, और इसी के चलते प्राइवेट बैंक, पीएसयू बैंक स्पेस में भी एक इम्पैक्ट जरूर पड़ता हुआ हमने देखा। लेकिन मेजर सेक्टर मूवर्स या मेजर स्टॉक मूवर्स की अगर बात करें तो यहाँ पर निफ्टी की गेनिंग मोमेंटम में सबसे आगे हिंडाल्को का स्टॉक अच्छी तेजी के बीच ये स्टॉक परफॉर्म करता हुआ। इसके ठीक पीछे आप देखिए गेल में करीब 7-7.25% की तेजी दोनों ही स्टॉक्स में देखने को मिल रही है। टाइटन का काउंटर करीब 4% की बढ़त के साथ आज ज्वेलरी काउंटर में सुबह से ही हम एक हलचल देख रहे थे, पॉजिटिविटी की तरफ ये हलचल देखने को मिल रही थी, तो इस पर भी नजर रखें। इसके अलावा जेएसडब्ल्यू स्टील, बीपीसीएल जैसे कुछ काउंटर्स थे जो कि दिन भर हरे निशान के साथ ही ट्रेड करते हुए दिखे। लूजिंग कैंडिडेट्स जो कह सकते हैं निफ्टी के एचडीएफसी लाइफ, डॉक्टर रेड्डीज में बिकवाली का दबाव देखने को मिला, लाल निशान के साथ यहाँ पर ट्रेड्स देखने को मिले। और इसी के साथ कुछ और काउंटर्स जैसे कि एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, महिंद्रा एंड महिंद्रा जैसे स्टॉक्स हैं, अभी देखिए आप करीब 3 से लेकर 3.5% तक की गिरावट के साथ ही क्लोजिंग के दरमियान यहाँ पर बिकवाली का दबाव झेलते हुए दिख रहे हैं। एल्यूमिनियम स्टॉक्स कह सकते हैं इनकी चांदी होती हुई देखिए। ऑफकोर्स रशिया यूक्रेन के बीच जो तनाव देखने को मिल रहा है इसका सीधा असर है एल्यूमिनियम पर लगातार पड़ता हुआ दिख रहा है, और जो मोमेंटम है वो आज भी कायम रहा। तमाम एल्यूमिनियम बेस्ड स्टॉक्स नैल्को, हिंडाल्को, जेएसडब्ल्यू स्टील, वेदांता में अच्छी खासी तेजी के साथ ही क्लोजिंग यहाँ पर देखने को मिल रही है। बढ़त के साथ ट्रेड यहाँ पर बंद होते हुए आप देखेंगे। मिड कैप में गेनिंग मोमेंटम नैटको फार्मा, एचएएल का काउंटर देखें हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, आज हम देख रहे हैं सुबह से अच्छी तेजी के बीच ये परफॉर्म करता हुआ। डिफेंस स्पेस में एक बार मूव्स आते हुए दिख रहे हैं जिस पर नजर रखनी है। 5% की बढ़त के साथ तेजी पर क्लोज होता हुआ दिख रहा है। इस बीच गुजरात गैस, इंड्योरेंस टेक्नोलॉजीज, डिक्सन टेक्नोलॉजीज जैसे स्टॉक्स बिकवाली का दबाव झेलते हुए। गेनिंग मोमेंटम किन सेक्टर्स में देखने को मिला? एफएमसीडी, आईटी, फर्टिलाइजर, मेटल, सीमेंट स्पेस अच्छी तेजी के बीच दिन भर यहाँ पर ट्रेड करते हुए दिखे, अपने आप को संभालने की कोशिश और उसमें कामयाबी भी मिलती हुई दिखी। और लूजिंग सेक्टर्स की अगर बात करें ऑटोमोबाइल स्पेस, फाइनेंशियल सर्विसेज, निजी बैंक क्षेत्र लाल निशान के साथ बिकवाली का दबाव झेलकर बंद होते हुए देखें। फाइनल क्लोजिंग की अगर बात करें 56,206 के लेवल्स पर करीब 347 अंकों की बिकवाली के साथ सेंसेक्स में क्लोजिंग आप देख रहे हैं 347 अंकों की तेजी के साथ। इनफैक्ट आप सेंसेक्स में क्लोजिंग देख रहे हैं, सबसे ज्यादा आउट परफॉर्मेंस अगर कहीं से आता हुआ दिखा तो सेंसेक्स में ही निचले स्तरों से शानदार रिकवरी यहां पर दिखाकर हरे निशान में क्लोज होता हुआ। वहीं निफ्टी करीब 130 अंकों की तेजी के साथ 16,787 के लेवल्स पर क्लोज हो रहा है। बैंक निफ्टी में बिकवाली का दबाव है 234 अंकों की कमजोरी के साथ। बैंक निफ्टी जो है 36,196 के स्तर पर। मिड कैप स्पेस भी अच्छी तेजी के बीच, तो कह सकते हैं कि ज्यादातर पॉजिटिविटी के साथ ही इंडेक्सेस क्लोज होते हुए दिखे। अगर बैंक निफ्टी ने साथ निभा लिया होता तो फिर बढ़िया हो जाता। लेकिन चलिए इसी के साथ क्लोजिंग कॉल को हम यहीं समेटने जा रहे हैं। मुझे और प्रियंका को आप दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहें 18 आवर्स स्वदेश के साथ। नमस्कार।